हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे 1919 का भारत अधिनियम, शासन अधिनियम, या फिर इसका दूसरा जो नाम है वो है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, इससे पहले के सारे अधिनियम हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज जो शुरू करेंगे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं उनको हम देखेंगे और परीक्षा में कौन कौन से प्रमुख बिंदु पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जब ये अधिनियम आया उस समय जो क्राउन था, ब्रिटेन का क्राउन या ताज जो था वो जॉर्ज पंचम था। कौन था? जॉर्ज पंचम। ये बात बिल्कुल याद करके रखनी है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में कि जब 1919 का अधिनियम आया तो उस समय ब्रिटेन का क्राउन कौन था? तो जॉर्ज पंचम। और इसके बाद 1919 का अधिनियम में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम क्यों कहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मॉन्टेग्यू है ये कौन था? तो ये ब्रिटेन में भारत सचिव के पद पे था और चेम्सफोर्ड जो था वो भारत में वायसराय के पद पे था। ठीक है, जैसे पिछला जो अधिनियम हमने पढ़ा था 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो अधिनियम, तो वहाँ मार्ले जो था ब्रिटेन में कौन था? तो भारत सचिव, और मिंटो भारत में कौन था? तो वायसराय। तो इसके प्रमुख बिंदुओं को पहले हम समझते हैं। तो पहला बिंदु क्या है कि इस अधिनियम के तहत पहला बिंदु ये है कि द्विसदनी व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ जो है पहली बार इस अधिनियम के तहत किया गया। द्विसदनी व्यवस्था, द्विसदनी जैसे वर्तमान में हमारे भारत में 2 सदन हैं। ठीक है, संसद के 2 सदन, वास्तव में 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा राष्ट्रपति। लेकिन मुख्य रूप से जो दो सदन हुए वो कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा जो पहली बार यानी केंद्र में जो 2 सदन की व्यवस्था है वो पहली बार कब की गई? तो 1919 के अधिनियम के तहत। और इसमें जो 2 सदन थे उसमें पहले सदन का नाम दिया गया था उच्च सदन और दूसरे सदन का नाम, ठीक है, क्या कहते हैं? केंद्रीय विधानसभा। उच्च सदन जिसे वर्तमान में हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, आगे चल के जो उच्च सदन यही था, ये राज्यसभा बना हमारे संविधान में, और जो केंद्रीय विधानसभा है ये क्या बना? तो ये लोकसभा। ठीक है, उस सदन में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी उस सदन में जो सदस्य थे वो 60 थे और केंद्रीय विधानसभा में जो सदन थे वो सदस्य थे वो 144 थे। इसके बाद अगला टर्म, तो ये वाला टर्म हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रांतों में दैध शासन, ठीक है, प्रांतों में दैध शासन की व्यवस्था स्थापित की। अब दैध शासन की व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 विषय थे, मतलब ठीक है, 2 क्षेत्रों में शासन को बांट दिया गया। पहले क्षेत्र में पहला कौन सा विषय था? तो आरक्षित विषय, और दूसरा हस्तांतरणीय विषय। आरक्षित विषय का मतलब क्या होता था कि जो वायसराय था, तो वायसराय जैसे कि राजस्व अर्थात पैसे संबंधी जो कर वगैरह आते थे उसका सारा जो काम था वो वायसराय करता था। साथ ही साथ पुलिस और ये इन जो विषय होते थे, ठीक है, न्याय, इन विषयों को वो अपने पास रखता था। पैसे और राजस्व से जुड़ा हुआ जो कार्य होता था तो वो वायसराय अपने पास रखता था। जबकि हस्तांतरणीय विषय में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य चीज़ें जो आती हैं वो जो थी तो इनको दूसरे क्षेत्र में बांट दिया गया, अर्थात केंद्रीय विधानसभा के जो मंत्री होते थे वो लोग ये कार्य करते थे। ठीक है, और पहली बात क्या कि जो आरक्षित विषय थे वो उत्तरदायी किसी के प्रति नहीं उत्तरदायी होते थे। मतलब उनको जो टैक्स लेना है तो ये नहीं है कि हम आपसे कम ले रहे हैं कि उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो उत्तरदायी विषय नहीं होता था। जबकि हस्तांतरीय विषय जो होते थे जो कि हमारे ये मंत्री लोग करते थे केंद्रीय विधान परिषद के, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह, तो इनकी लिस्ट जो है वो देनी पड़ती थी किसको? तो ये लिस्ट देनी पड़ती थी वायसराय को। ठीक है, तो मतलब प्रांतों में द्वैध शासन था। ये प्रांत जो बने थे उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो 1919 के तहत। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति जो है, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति जो है उसका उपयोग इस अधिनियम के तहत किया गया। अर्थात मतलब जो यहाँ पे केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे ये चुन करके आते थे चुनाव के द्वारा, जैसे वर्तमान समय में लोकसभा में चुने जाते हैं
मंत्री तो वैसे इसमें भी चुने जाते थे, लेकिन इसमें से 40 जो होते थे वो मनोनीत होते थे और 104 जो है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते थे, ठीक है। और एक पॉइंट और आता है कि महिलाओं को पहली बार अधिकार, ठीक है, मताधिकार जो है इसी अधिनियम के तहत मिला, ठीक है। 1919 के अधिनियम के तहत महिलाओं को पहली बार अधिकार, वोट देने का अधिकार इसमें दिया गया, जबकि वोट देने का अधिकार जो था अन्य लोगों को था लेकिन महिलाओं को नहीं था, ठीक है। और चुनाव जो है सबसे पहली बार तो 1892 के अधिनियम के तहत जब हमने पढ़ा था, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत वहीं से हो चुकी थी, ठीक है। और प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का जो अपनाई गई वो 1919 के तहत। इसके बाद सांप्रदायिक चुनाव, ठीक है, में 4 लोगों को और शामिल किया गया। हमने पढ़ा था कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसकी शुरुआत जो कब से हो गई थी, तो 1909 के अधिनियम के तहत, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी जानते हैं। वहाँ पे मुसलमानों को पहली बार, ठीक है, क्या अलग रूप से सांप्रदायिक रूप में अलग से चुनाव में उनको भाग लेने के लिए, ठीक है, अधिकार दिया गया था। उसके बाद अब 1919 में 4 लोगों को अन्य और शामिल किया गया। पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें और सांप्रदायिकता को बढ़ा दिया गया। 4 और लोग कौन थे, तो पंजाब के सिख थे, पहला पंजाब के सिख थे, दूसरा कौन था, तो भारतीय ईसाई थे, तीसरा यूरोपियन, चौथा एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो 4 लोगों को और इन्होंने सांप्रदायिक चुनाव में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा ली आयोग के द्वारा पहली बार यूपीएससी सिविल सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं, आईएएस वगैरह, कलेक्टर वगैरह की, ठीक है, तो पहली बार यूपीएससी की परीक्षाओं का जो आयोजित का गठन किया गया वो इसी अधिनियम के तहत किया गया, ठीक है। किस अधिनियम के तहत, तो 1919 के अधिनियम के तहत। और किस आयोग द्वारा, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि यूपीएससी का गठन किस आयोग द्वारा किया गया था, तो ली आयोग द्वारा किया गया था। और एक बात ये याद करके रखना है कि ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है होगा, या ये गठन जो है ये केंद्र स्तर पर हुआ था, ठीक है। राज्य स्तर पर आगे अगले अधिनियम में होगा, राज्य स्तर पे, ठीक है, अगले अधिनियम में। इसके अलावा कैग, ठीक, इसके बारे में विस्तृत से जानेंगे, तो ये पॉइंट भी आप याद कर लो कि कैग की नियुक्ति भी इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है कि भारत सचिव का जो है उसका नाम बदल करके भारत उच्चायुक्त रख दिया गया, ठीक। उसके अलावा जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, जिसमें 6 सदस्य हो गए थे, उसमें से 6 में से 3 भारतीयों को अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये कुछ पॉइंट हुए 1919 के अधिनियम के तहत। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्या कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गई, उच्च सदन तथा केंद्रीय विधानसभा 2 सदन बन गए, ठीक है। उच्च सदन जिसे इस समय राज्यसभा कहते हैं और केंद्रीय विधानसभा जिसे इस समय लोकसभा कहते हैं। फिर प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन का व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो पैसा और कर संबंधित जो अधिक काम था वो गवर्नर खुद संभालता था। अब बाकी अन्य मामले जो होते थे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य चीज़ें जो हैं वो क्या है, वो मंत्रियों द्वारा, ठीक है, उनको सौंप दिया गया था, ठीक। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गई थी। उसके अलावा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का भी इसमें इस अधिनियम के तहत पहली बार अपनाई गई और महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत ही दिया गया। इसके बाद सांप्रदायिक चुनावों में 4 और, ठीक है, समुदायों को शामिल कर लिया गया। 4 और समुदाय कौन कौन से थे, तो सिख थे, एंग्लो इंडियन थे, यूरोपियन थे, और कौन था, पंजाब और थे भारतीय ईसाई, ठीक है। इसके बाद यूपीएससी का पहली बार गठन इसी अधिनियम के तहत किया गया और किस आयोग के द्वारा, तो ली आयोग के द्वारा इसका गठन किया गया। उसके अलावा अगला पॉइंट जो 6वां पॉइंट है, कैग की नियुक्ति की गई। साथ ही साथ 7वां पॉइंट है कि भारत सचिव के पद का नाम बदल दिया गया, उसे भारत उच्चायुक्त अब कहा जाने लगा, ठीक है। भारत सचिव जो कि इंग्लैंड में था, ठीक। उसके अलावा गवर्नर की परिषद जो होती थी उसमें 6 सदस्य थे, जो कि 1973 के अधिनियम के तहत गवर्नर की परिषद बनाई गई थी, ठीक है। तो 6 सदस्य थे। अब उस 6 सदस्यों में कितने सदस्य कर दिए गए, तो 3 सदस्य भारतीय कर दिए गए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो 1919 के अधिनियम के सारे पॉइंट आपको याद हो गए हैं। इसके बाद अब चलते हैं जो कि 1935 का अधिनियम है, ठीक है। 1935 का अधिनियम जब आया था तो 1935 के अधिनियम में बहुत सारे पॉइंट थे, ठीक है। जो हमारे भारत का संविधान है वास्तव में अगर कहा जाए तो 1935 के अधिनियम से ही लगभग 70 से 80% जो पॉइंट हैं 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं, ठीक है।
तो इसके प्रमुख जो पॉइंट हैं उनको भी हमें पढ़ना, और एग्ज़ाम में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो 1935 का अधिनियम क्या है, इसको देखते हैं। ठीक, पहला पॉइंट जो है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के तहत। तो अखिल भारतीय संघ क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पूरा भारत है, ठीक है, उसमें कई प्रांत थे, कई चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, कई देशी रियासतें थी। प्रांत का मतलब राज्य जो इन्होंने बनाए थे, ठीक है। देशी रियासी क्षेत्र मतलब जो राजा रजवाड़े थे, ठीक है, वो राज्य करते थे उस जगहों पे। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो इंग्लैंड के गवर्नर वगैरह का क्षेत्र होता था, ठीक है। तो वहाँ से इन सभी को मिला करके हमारे पूरे भारत को बनाया गया, ठीक। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अखिल भारतीय संघ में प्रांतों में और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में और देशी रियासतों में मिला दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया गया कि देशी रियासत जो है वो अगर चाहे तो भारत संघ में जुड़ सकते हैं और ना चाहे तो ना जुड़े। तो हुआ क्या कि ये जो देशी रियासतें थी वो भारत संघ में जुड़ना नहीं चाह रही थी। ये एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट हुआ, जिस कारण अखिल भारतीय संघ का विरोध हुआ और ये लागू नहीं हो पाया था। तो पहला बात आप बिल्कुल याद करना, अखिल भारतीय संघ जो है 1935 के तहत इसका निर्माण किया गया था। दूसरा, प्रांतों में दैत शासन समाप्त। ये बिल्कुल बात याद करके रखना, प्रांतों में दैत शासन समाप्त, ठीक है। यानी दैत शासन जो प्रांतों में लगाया गया था, ये कब लगाया गया था, तो 1919 के अधिनियम के तहत ये लगाया गया था, प्रांतों में दैत शासन लागू। जबकि 1935 में प्रांतों में दैत शासन को समाप्त कर दिया गया और इसका नाम दिया गया प्रांतीय स्वायत्तता। क्या नाम दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। और साथ ही साथ क्या था कि प्रांतों में दैत शासन तो समाप्त कर दिया उन्होंने, लेकिन केंद्र स्तर पर दैत शासन जो है वो उन्होंने लागू कर दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, केंद्र स्तर पर दैत शासन इन्होंने लागू कर दिया। अब एक चीज़ और कि 3 प्रकार की सूचियां इन्होंने बनाई, ठीक है। सूचियां कौन कौन 3 प्रकार की होती हैं, तो एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, ठीक है, और एक समवर्ती सूची। कौन सी, समवर्ती सूची। इनका मतलब क्या हुआ कि केंद्र सूची जो थी उस पे नियम केवल और केवल केंद्र सरकार बना सकती थी। राज्य सूची जो थी उस पे नियम राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची जो होती है, जो कि इस पे नियम दोनों, ठीक है, लोग बना सकते हैं। तो जो कि अभी भी हमारे वर्तमान संविधान में ये सूचियाँ 3 प्रकार की बनी हुई हैं। तो वास्तव में पहली बार जो सूचियों का वर्णन किया गया तो ये 1935 के अधिनियम के तहत ही किया गया। इसके बाद अगला जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संघीय न्यायपालिका की जो स्थापना की गई। वास्तव में हमने पढ़ा था कि जो पहली सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका जो बनाई गई थी वो वास्तव में 1773 के अधिनियम के तहत, ठीक है, बनाई गई थी कोलकाता में। लेकिन जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत में है उसका शिलान्यास या उसकी प्रारंभ कहाँ से होता है, तो 1935 के अधिनियम के तहत होता है, और ये दिल्ली में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये बात आपको याद करके रखना है, ठीक। इसके बाद एक और अगला पॉइंट इससे निकल के आता है इंपॉर्टेंट, कि संघीय बैंक जो RBI, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम जानते हैं, इसकी भी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि RBI की स्थापना कब की गई थी, तो 1935 में की गई थी। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी ये राष्ट्रीय बैंक कब बनी, तो 1949 में बनी, ठीक है। कुछ पॉइंट यहाँ पे निकल के आए, उनको हमने समझ लिया। उसके अलावा अगला पॉइंट जो है वो क्या है, प्रांतों में UPSC की स्थापना, ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रांतों में। मतलब अभी जो ऊपर हमने पढ़ा था 1919 के अधिनियम के तहत, वहाँ पे केंद्र में UPSC की स्थापना की गई थी, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्र में की गई थी। लेकिन अब ये प्रांतों में भी UPSC की स्थापना की गई। प्रांतों में जैसे UPPCS का एग्ज़ाम आता है, ठीक है, और MPPCS ये वगैरह जो है, तो इसकी स्थापना प्रांतों में राज्यों के लिए कब की गई थी, तो 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। उसके अलावा आपातकाल की घोषणा, इसका संबंध जो है, ठीक है, ये भी 1935 में पहली बार आया था। राष्ट्रपति अध्यादेश, ठीक है, ये भी 1935 में आया था, ठीक है। तो ये कुछ और बहुत सारे पॉइंट इस अधिनियम से दिए गए हैं, परंतु ये प्रमुख पॉइंट हैं जो हमें याद करके रखना है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। पहला पॉइंट क्या है 1935 का, कि पहला पॉइंट हमें याद रखना है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण, ठीक है।
उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, प्रांतों में दैत्य शासन समाप्त कर दिया गया। अगर प्रांतों में दैत्य शासन समाप्त कर दिया गया तो केंद्र में दैत्य शासन लागू कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 3 प्रकार की सूचियाँ बनाई गई। चौथा पॉइंट आपका कि कौन सी 3 प्रकार की सूचियाँ थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो वर्तमान भारत की है, इसका प्रारंभिक स्वरूप जो है कहाँ पे देखने को मिला था, तो 1935 के अधिनियम के तहत ही देखने को मिला था। आरबीआई की स्थापना, ठीक है, 6वां नंबर, आरबीआई की स्थापना भी 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी 1935 में, ठीक है, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, 7वां पॉइंट। आपातकाल की व्यवस्था भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी, 8वां पॉइंट, ठीक है। और राष्ट्रपति अध्यादेश भी इसी अधिनियम के तहत लागू किया गया था। और इसके अलावा कुछ इस अधिनियम को लेकर के कुछ प्रमुख कथन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो कुछ प्रमुख कथन कौन कौन से हैं, तो पहला जो है कुछ नेहरू जी ने कहा है, क्या कहा है कि 1935 का जो अधिनियम है ये कैसा है, तो अनेक ब्रेकों की इंजन रहित गाड़ी है, ठीक है। यानी प्रश्न आ जाता है कि अनेक ब्रेकों की इंजन रहित गाड़ी, ठीक है, 1935 के अधिनियम को किसने कहा, तो नेहरू जी ने कहा। इसके अलावा नेहरू जी ने एक और बात कही इस अधिनियम को कि यह दासता का नया अधिकार पत्र है, ठीक है। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय ने भी इसके संदर्भ में कुछ कहा था, क्या कहा उन्होंने कि यह अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक पर अंदर से खोखला है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट जो हैं हमको 1935 के अधिनियम के तहत जो हैं वो याद करके रखने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और इन 5 वीडियो में हमने जो अधिनियम या एक्ट आए थे, ठीक है, 1773 से लेके 1857 के बीच और 1857 से या 58 से लेकर के 1935 तक के यहाँ पढ़ लिए हैं जो प्रमुख हैं, और 1947 तक के और अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो हैं ये प्रमुख हमको समझ में आ गए हैं, और ये सारे अधिनियम जो एग्ज़ाम में आते हैं हमने हर एक पॉइंट उसका क्लियर कर लिया है। आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी पे एक नोट्स बनाना है और सारे पॉइंटों को नोट करते जाना है, ठीक है। और इसके बाद अगले वीडियो में तो अगला एक ऑब्जेक्टिव वीडियो भी हम अपलोड करेंगे जो कि किस टाइप के क्वेश्चन विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो बताया गया होगा उस वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमें और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।